नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची के बुंडू में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, 20 से अधिक घायल। रांची जिले के बुंडू इलाके में गुरुवार को हुई एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। ये हादसा बुंडू टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। बुंडू के पास वाहन की गति काफी तेज थी और अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण पिकअप बीच सड़क पर पलट गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना स्थल पर स्थानीय लोग तुरंत पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने पलटी हुई वैन के नीचे फंसे हुए घायलों को निकालने में मदद की और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में अब शुक्रवार को सुनवाई। जेएसएससी सीजीएल कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जांच कराने की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई जारी रहेगी। बुधवार को हुई लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार का समय तय किया था, लेकिन सरकार और सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस में ज्यादा समय लगने का अंदेशा को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाअधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। अगली सुनवाई तक अदालत द्वारा रिजल्ट के प्रकाशन पर लगाया गया स्टे जारी रहेगा। शुक्रवार यानी कल ये केस सुनवाई के लिए पहले नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। पूर्वी सिंहभूम में बीजेपी को बड़ा झटका, कई वरिष्ठ नेताओं ने थामा जेएमएम का दामन। घाटशिला उपचुनाव से पहले पूर्वी सिंहभूम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का दामन थाम लिया है। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है। झामुमो में शामिल होने वालों में जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्वी सिंहभूम भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सौरभ चक्रवर्ती, घाटशिला मंडल अध्यक्ष कौशिक सिन्हा, मुसाबनी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषार पात्रो, भाजपा की मीडिया प्रभारी सुरेश महाली और जमशेदपुर के जम्बू अखाड़ा के अध्यक्ष बंटी सिंह प्रमुख हैं। इनके अलावा कई स्थानीय कार्यकर्ता भी भाजपा छोड़ झामुमो का दामन थामा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी सक्रियता और जनसंपर्क झामुमो संगठन को और मजबूती प्रदान करेगा। कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल षडंगी और जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू भी मौजूद रहीं। नए सदस्यों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीतियों और जनहित की प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर झामुमो में शामिल हुए हैं। पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि इन नेताओं के जुड़ने से संगठन को जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा मिलेगी। रांची में पकड़ा गया 25 क्विंटल प्रतिबंधित मांस, राज्य से बाहर ले जाने की थी तैयारी। राजधानी रांची के लोअर बाजार इलाके में भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है। एक बड़े ट्रक और एक छोटे वाहन में भरे प्रतिबंधित मांस को रांची पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से 25 क्विंटल से ज्यादा प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है। रांची एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस एकत्र किया गया है, जिसे एक बड़े ट्रक और एक छोटे वाहन में लोड कर राज्य से बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही है। सूचना पुख्ता होने पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें लोअर बाजार थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। जांच के दौरान रांची के खेलगांव के पास एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें प्रतिबंधित मांस भरा हुआ था। मौके से 2 लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों ने बताया कि प्रतिबंधित मांस रांची के लोअर बाजार से लाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीम द्वारा मामले में कार्रवाई करते हुए लोअर बाजार इलाके में अचानक छापेमारी की गई। तब मौके पर ही 2 और लोगों को पकड़ा गया, जो प्रतिबंधित मांस को ट्रक पर लोड कर रहे थे। तलाशी के क्रम में वाहनों में भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है। 4 आरोपियों के पकड़े जाने और प्रतिबंधित मांस को जब्त करने के बाद पुलिस के द्वारा वेटरनरी डॉक्टरों को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया।
जांच के दौरान डॉक्टरों द्वारा प्रतिबंधित मांस होने की पुष्टि पाई गई। जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित मांस को रांची में ही इकट्ठा किया गया था। दोनों वाहनों के माध्यम से प्रतिबंधित मांस को राज्य से बाहर भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को ये जानकारी मिल गई। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि प्रतिबंधित मांस को कोलकाता ले जाया जाना था। इस काम में दर्जन भर लोग शामिल हैं। अब तक इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं मौके से 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पूरे नेटवर्क के खुलासे के लिए पुलिस की टीम काम कर रही है। बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, अधिकारियों को लगाई फटकार। रांची और चाईबासा में बच्चों को खून चढ़ाने के बाद उनके HIV पॉजिटिव होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और ऐसी घटनाओं को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार को तत्काल इसे रोकने के लिए एक्शन लेने का निर्देश दिया है। गुरुवार को हाईकोर्ट के समक्ष स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ड्रग कंट्रोलर सशरीर उपस्थित थे। हाईकोर्ट ने उक्त अधिकारियों को शपथ पत्र दाखिल कर सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में ब्लड डोनेशन कैंप का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य के अस्पतालों में कितने रक्त की आवश्यकता है और कितना उपलब्ध हो पा रहा है, इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। रांची के 24 खिलाड़ी चेन्नई में आयोजित 23वीं एशिया मास्टर खेलकूद प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। चेन्नई में 5 से 9 नवंबर तक 23वीं एशिया मास्टर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। इस प्रतियोगिता में रांची के 24 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है। सभी खिलाड़ी 2 नवंबर को LAP से रवाना होंगे। झारखंड मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव लक्ष्मण राम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रांची के खिलाड़ी पूरे राज्य का नाम रोशन करेंगे और मेडल जीतकर लौटेंगे। सचिव ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सबको गर्व है कि रांची के इतने खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। हजारीबाग में मोन्था चक्रवात का असर, खेतों में पानी भरने से फसलें चौपट, किसानों ने मांगा मुआवजा। हजारीबाग में मोन्था चक्रवात का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताओं में इजाफा कर दिया है। इस लगातार वर्षा से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं खेतों में खड़ी और कटी हुई दोनों प्रकार की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के अनुसार धान, टमाटर, फूलगोभी और मिर्च जैसी फसलें इस बारिश से सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। जिले के ईचाक, पद्मा, बरही, दारू, कटकमसांडी और बड़कागांव प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में कई खेतों में पानी भर गया है। इसके कारण धान की फसल गिरकर सड़ने लगी है। कटाई के लिए तैयार फसलें भीगने के कारण खराब होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। किसानों ने बताया कि वे छठ पूजा के बाद धान की कटाई शुरू करने की तैयारी में थे, लेकिन लगातार बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। किसानों को आशंका है कि अगर बारिश इसी तरह 2-3 दिन और जारी रही तो उनकी पूरी पैदावार बर्बाद हो सकती है। लगातार फसल नुकसान के कारण किसानों को लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से शीघ्र मुआवजे की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। पलामू में चलती बाइक पर गिरी पेड़ की डाल, चालक की मौत, माता-पिता घायल। हैदरनगर थाना क्षेत्र के मोगलजान गांव के समीप गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। कुखी गांव से जपला रेलवे स्टेशन जा रहे एक ही परिवार के 3 लोगों पर अचानक आम पेड़ की डाल गिर गई। इस हादसे में बाइक चालक सुरेंद्र मेहता 32 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता सुरेश मेहता और माता कमला देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुरेंद्र मेहता को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल माता पिता का इलाज अस्पताल में जारी है। मिली जानकारी के अनुसार परिवार को बरवाड़ी डेहरी पैसेंजर ट्रेन से डेहरी ऑन सोन जाना था। ट्रेन पकड़ने के लिए तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर जपला स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी मोगलजान स्कूल के पास अचानक पेड़ की डाल गिरने से यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हैदरनगर थाना प्रभारी अफजल अंसारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी ने बताया कि चलती बाइक पर पेड़ की डाल गिरने से हादसा हुआ है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों का उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे गांव में मातम का माहौल है।
झारखंड स्थापना दिवस होगा युवाओं के लिए खास, बंटेंगे हजारों नियुक्ति पत्र। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया झारखंड अपने स्थापना का 25 साल पूरा करने जा रहा है। इस मौके को खास बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार स्थापना सप्ताह के जरिए कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्य कार्यक्रम ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राजकीय समारोह के रूप में 15-16 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं इस मौके पर जिला से लेकर प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य स्थापना दिवस और वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। नवंबर महीने में राज्य में नौकरियों की बहार होगी। राज्य स्थापना दिवस और वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा जिला स्तर पर आयोजित रोजगार मेला के माध्यम से जहां युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे, वहीं जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा चयनित करीब 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहायक आचार्य के साथ साथ जेपीएससी द्वारा चयनित 342 सिविल सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस संबंध में श्रम विभाग के संयुक्त निदेशक निशिकांत मिश्र कहते हैं कि स्थापना दिवस को लेकर सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कार्य किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा वैसे तो सालों भर रोजगार मेला और भर्ती कैंप आयोजित किए जाते हैं, लेकिन खास मौके पर खास रूप से तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य में अब तक 170 रोजगार मेला या भर्ती कैंप लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 7,000 युवाओं को रोजगार मिला है। बहरहाल रजत वर्ष में स्थापना दिवस को खास मनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। राज्य सरकार के आला अधिकारी लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पलामू में ज्वेलरी दुकान से 50 लाख के आभूषण की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के बाजार स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स में बुधवार रात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर काटकर करीब 50 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण उड़ा लिए। घटना की जानकारी गुरुवार सुबह मिली, जब दुकान मालिक ओम प्रकाश साहू अपनी दुकान पहुंचे। दुकानदार ने बताया कि उन्होंने बुधवार शाम रोज की तरह दुकान बंद की थी, लेकिन गुरुवार सुबह पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो तिजोरी भी क्षतिग्रस्त थी और उसमें रखे लगभग 400 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी, पारंपरिक गहने और ग्राहकों के जमा आभूषण गायब थे। सूचना मिलते ही पांडु पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पांडु थाना वर्तमान में बाजार क्षेत्र से करीब 4 किलोमीटर दूर नए भवन में स्थानांतरित किया गया है, जिससे चोरों ने संभवतः इसका फायदा उठाया। फिलहाल पुलिस चोरी की इस बड़ी वारदात का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। झारखंड में एसएआर की तैयारी शुरू। 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान वोटर्स की होगी पैतृक मैपिंग, बीएलओ की बढ़ी जिम्मेदारी। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसएआर कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गहन पुनरीक्षण के क्रम में 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की पैतृक मैपिंग का कार्य किया जाना है। इस दौरान मतदाताओं को कई सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि ने तैयारियों की समीक्षा के दौरान कई निर्देश और सुझाव दिए हैं। सीईओ ने इस बात पर जोर दिया है कि गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को कम से कम दस्तावेज समर्पित करने पड़े। इसके लिए 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की पैतृक मैपिंग का कार्य तेजी से करना है। इसको लेकर सीईओ के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मैपिंग के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने को कहा है। निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में सभी वार्ड स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। इन कैंपों में संबंधित मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ अनिवार्य रूप से शामिल हों। बीएलओ द्वारा 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं को श्रेणीवार अधिकतम भौतिक रूप से मैप किया जाना है। उन्होंने आगे कहा कि भौतिक रूप से सत्यापित किए गए सभी श्रेणी के मतदाताओं का विवरण बीएलओ ऐप पर 100% दर्ज किया जाए और डिजिटल मैपिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि गहन पुनरीक्षण के
कार्य के लिए त्रुटि रहित डेटा उपलब्ध हो सके। दरअसल झारखंड में बीएलओ द्वारा इस सुविधा पर कम रिस्पॉन्स किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुक अ कॉल विद बीएलओ की सुविधा का बेहतर प्रचार प्रसार करना है। इसके साथ ही जितने भी मतदाताओं के कॉल आए हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए संबंधित मामलों का निष्पादन करना है। समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार के अलावा ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर जुड़े हुए थे। गढ़वा में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में 10 लोगों को पकड़ा, सभी से पूछताछ जारी। गढ़वा जिले के ग्रामीण इलाके के भोले भाले लोगों को झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रंका थाना पुलिस ने कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जो ओडिशा के रायगढ़ जिले का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल पकड़ गए आरोपियों पर कई लोगों के धर्मांतरण का आरोप है। जानकारी के मुताबिक रंका शहर से सटे सुकुडीही टोले में एक स्थानीय शख्स के घर पर उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, जिसके बाद एक संगठन और स्थानीय लोगों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद रंका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। थाने में पुलिस अभी से पूछताछ कर रही है। वहीं स्थानीय लोग पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पकड़े गए लोगों में एक शख्स ओडिशा के रायगढ़ का रहने वाला है। गुरुद्वारा शिष्टमंडल ने सीएम से की मुलाकात, प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होने का आग्रह। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय रांची में आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मेन रोड और गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा रातू रोड के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। शिष्टमंडल ने गुरुद्वारा समुदाय की ओर से मुख्यमंत्री को श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 556वें प्रकाश पर्व उत्सव में सम्मिलित होने के लिए औपचारिक निमंत्रण सौंपा। समुदाय के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रकाश पर्व के अवसर पर 3 नवंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा कृष्णा नगर कॉलोनी रातू रोड से भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 5 नवंबर को पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर में मुख्य प्रकाश पर्व समारोह का आयोजन होगा, जिसमें राज्य भर से श्रद्धालु शामिल होंगे। शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से दोनों कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराने का अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान समुदाय प्रतिनिधियों ने प्रकाश पर्व के आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि ये आयोजन सद्भाव, सेवा और मानवीय मूल्यों को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से बातचीत की और आयोजनों के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि झारखंड विविध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं वाला राज्य है और ऐसी पावन पर्व धार्मिकता व सामाजिक सौहार्द को और मजबूत करते हैं। रांची में कचरा प्रबंधन पर जोर के साथ नागरिकों से सहयोग की अपील। अब करना होगा गीला और सूखा कचरा अलग अलग। स्वच्छ रांची अभियान को गति देने के लिए नगर निगम ने गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण पर सख्ती बढ़ा दी है। निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों, अपार्टमेंटों और प्रतिष्ठानों में 2 अलग-अलग डस्टबिन रखें। हरे रंग का डस्टबिन गीले यानी जैविक कचरे के लिए और नीले रंग का सूखे यानी गैर जैविक कचरे के लिए। नगर निगम का कहना है कि कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण स्वच्छता अभियान की सफलता की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब शहर में कचरे को मिलाकर फेंकने पर जुर्माने की कार्यवाही की जा सकती है। 2 बार चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं करने पर संबंधित घर या प्रतिष्ठान से कचरा उठाने की सेवा भी अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है। रांची नगर निगम का ये कदम न सिर्फ शहर को साफ रखने बल्कि कचरा प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में उठाया गया है। निगम के अनुसार अब हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने घर या कार्यालय में उत्पन्न गीले और सूखे कचरे को अलग करें। गीले कचरे में सब्जियों के छिलके, भोजन के अवशेष, बागवानी का कचरा और अन्य जैविक अपशिष्ट शामिल हैं, जबकि सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच जैसे गैर जैविक पदार्थ आते हैं। नगर निगम के कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कंपार्टमेंट यानी हरा और नीला मौजूद हो। इस व्यवस्था से कचरा सीधे अलग-अलग ढंग से निपटान केंद्र तक पहुंच सकेगा। निगम ने बाजारों, होटलों, अस्पतालों, अपार्टमेंटों और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करें। इन प्रतिष्ठानों के लिए अलग से निगरानी टीम तैनात की गई है जो कचरा मैनेजमेंट के नियमों के पालन की नियमित जांच करेगी। वहीं निगम का मानना है कि बड़े प्रतिष्ठान अगर उदाहरण पेश करेंगे तो आम लोग भी प्रेरित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि निगम के वाहनों में भी गीले और सूखे कचरे के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अब जरूरत है कि नागरिक इस दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाएं। अगर रांची वासी सहयोग करें तो हम अपने शहर को न सिर्फ स्वच्छ बल्कि सुंदर और गंदगी मुक्त बना सकते हैं। रांची नगर निगम का ये अभियान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की भावना से प्रेरित है। प्रशासन को उम्मीद है कि अगर शहरवासी इस पहल में जिम्मेदारी से भाग लेंगे तो रांची जल्द ही देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हो सकेगा।
चाईबासा में नो एंट्री विवाद में पुलिस पर पथराव का आरोप, 16 लोग गिरफ्तार, प्रशासन को अल्टीमेटम। चाईबासा जिला मुख्यालय चाईबासा में नो एंट्री व्यवस्था को लेकर उपजे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में 6 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर 2025 को बड़ी संख्या में लोग परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया और हालात बेकाबू हो गए। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिससे स्थिति बिगड़ गई। मामले में चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो के लिखित बयान पर मुफस्सिल थाने में 74 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शनकारी लगातार शहर में लागू की गई नो एंट्री व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में पहले से कहीं ज्यादा समय लग रहा है। आंदोलनकारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये व्यवस्था तुरंत खत्म की जाए और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। जिला पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। फिलहाल प्रशासन की नजर 24 घंटे की इस मोहलत पर टिकी है, क्योंकि इसके बाद हालात और गर्मा सकता है। चाईबासा में नो एंट्री को लेकर जारी टकराव कानून व्यवस्था की चुनौती बन गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन आंदोलनकारियों की मांग मानता है या सख्ती से आगे बढ़ता है। पलामू डीसी ने सतबरवा प्रखंड के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण, बच्चों के पोषण और व्यवस्था का लिया जायजा। पलामू उपायुक्त समीरा एस ने गुरुवार को सतबरवा प्रखंड के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन से लेकर केंद्रों की मूलभूत सुविधाओं तक का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने केंद्रों में कार्यरत सेविका और सहायिका से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि बच्चों को समय पर गर्म भोजन, स्वच्छ पेयजल और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने पोषण वाटिका में उगाई जा रही हरी सब्जियों और पौधों को भी देखा। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए इन्हीं सब्जियों से पोषक आहार तैयार किया जाए ताकि उन्हें स्थानीय और ताज़ा भोजन मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के समग्र विकास का केंद्र है, इसलिए वहां की स्वच्छता, अनुशासन और नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी भी विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सभी केंद्रों में बेहतर व्यवस्था और बच्चों के हित में प्रभावी कदम सुनिश्चित किए जा सकें। रांची विश्वविद्यालय में छुट्टी के दिन खुला रहा परीक्षा विभाग, 11 काउंटर से 3000 छात्रों को दी गई डिग्रियां। रांची विश्वविद्यालय ने पास हुए छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने बीते दिन बुधवार 11 काउंटर लगाकर 3000 छात्रों को डिग्रियां दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 17 साल बाद आयोजित की जा रही झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज यानी 30 अक्टूबर निर्धारित है। आवेदन के साथ डिग्री प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होने के कारण रांची विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों के लिए प्रभारी वीसी प्रो डीके सिंह के निर्देश के आलोक में अवकाश में परीक्षा विभाग खुला रखा था, जहां नियंत्रक संजय कुमार सिंह की मॉनिटरिंग में आवेदन देने वाले 7000 अभ्यर्थियों की डिग्रियां तैयार की गई थी। बुधवार को विश्वविद्यालय में छुट्टी होने के बावजूद भी डिग्री लेने के लिए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो, इसे देखते हुए विभाग ने 11 काउंटर बनाए थे, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगभग 3000 डिग्रियां वितरित की गईं। इस दौरान प्रॉक्टर डॉक्टर मुकुंद मेहता, रजिस्ट्रार डॉक्टर गुरुचरण साहू और परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार सिंह ने स्वयं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। डिग्री बनाने और वितरण के कार्य में वीरेंद्र कुमार वर्मा, मुकेश, संजीत, पीयूष, राजू, दीपक, नौशाद, कैफे और मनोज महतो ने सहयोग दिया। अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अगर अवकाश के दिन काम करके डिग्रियां नहीं दी जाती तो वे 17 साल बाद हो रही जेट परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाते। एक पोस्ट, 3 भाषाएं और 9 महीने का इंतजार। सोशल मीडिया ने कुंभ में बिछड़े शख्स को परिजनों से मिलाया। परिजनों के साथ महाकुंभ मेले में ओडिशा के रहने वाले दुर्गाचरण बिछड़ गए थे। परिजनों से बिछड़ने के बाद वह गिरिडीह के सरिया प्रखंड आ गए और गिरिडीह जिले के कपिलो में आकर रहने लगे। लेकिन ओडिया भाषा बोलने वाले दुर्गाचरण को अपने परिजनों की बार बार याद सताती थी। दुर्गाचरण को न घर का पता याद था और न ही मोबाइल नंबर। ऐसे में स्थानीय लोगों ने दुर्गाचरण को उनके परिजनों से मिलाने की ठानी, जिसके बाद मददगारों ने दुर्गाचरण की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया और आखिरकार दुर्गाचरण के लिए खुशी का वो पल आ ही गया।
जब वे अपने परिजनों से मिले। करीब 9 महीने बाद एक दूसरे से मिलकर दुर्गाचरण की आंखों में आंसू आ गए। इस दौरान खुशी के आंसू खूब बहे। फिर दुर्गा अपने परिजनों के गले से जा मिले। कुंभ मेले में बिछड़े दुर्गाचरण को उसके परिजनों से मिलवाने में सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हालांकि इसके लिए बगोदर के घंगरी निवासी शिक्षक अजय कुमार महतो का योगदान भी अहम रहा है, चूंकि उन्हीं के द्वारा सोशल मीडिया को लेकर 3 भाषाओं में अंग्रेजी, ओडिया और हिंदी भाषा में पोस्ट की गई थी। चूंकि अपने परिजनों से बिछड़े व्यक्ति को ओडिया बोलनी आती थी, इससे ये पता तो चल गया था कि वो ओडिशा का रहने वाला है। दरअसल कुंभ मेले में बिछड़े दुर्गाचरण अपने गांव और परिवार की जानकारी भी बता नहीं पा रहे थे। इस बीच शिक्षक अजय कुमार महतो को गांव के युवकों के द्वारा पूरे मामले की जानकारी दी गई। तब उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद भटके शख्स के परिजनों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। देवघर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, सीओ के आदेश के बाद भी प्रशासन मौन, पूर्व विधायक ने सीएम को लिखा पत्र। देवघर जिले के अंधरी गादर पंचायत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन पर पक्का मकान का निर्माण कार्य जारी है। इस पूरे प्रकरण ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देवघर के तत्कालीन सीओ ने अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ये साफ झलकता है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक निष्क्रियता या प्रभावशाली लोगों के मिलीभगत हो सकती है। देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास ने इस मामले को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। नारायण दास ने अपने पत्र में कहा है कि बालेश्वर राउत के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच कराई जाए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिर किन लोगों के दबाव में सीओ और पुलिस प्रशासन कार्रवाई से पीछे हट रही है। पूर्व विधायक का आरोप है कि सफेदपोश नेताओं की मिलीभगत के कारण प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि सरकारी बांध पर हो रहे इस अवैध कब्जे से जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी, जिससे भविष्य में बाढ़ या जल जमाव जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व विधायक के पत्राचार के बाद देवघर प्रशासन हरकत में आता है या नहीं। क्या प्रशासन अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई करेगा या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। 2008 से बिना लाइसेंस चल रहा चाईबासा ब्लड बैंक, सरकार की बनाई गई जांच समिति जल्द पेश करेगी रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा सदर अस्पताल से बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई है। घटना ने पूरे स्वास्थ्य महकमे को हिलाकर रख दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अस्पताल का ब्लड बैंक 2008 से या यूं कहें कि 17 सालों से बिना वैध लाइसेंस के ही संचालित हो रहा था। इस गंभीर खुलासे के बाद सरकार ने 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में प्रभारी सिविल सर्जन भारती मिंज ने बताया कि ब्लड बैंक के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब हो कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की घटना ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति को ब्लड बैंक और उससे जुड़े सभी संस्थानों में रक्त संग्रहण, परीक्षण, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया की गहन जांच का जिम्मा सौंपा गया है। विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में बनी 6 सदस्यीय टीम बुधवार को चाईबासा सदर अस्पताल पहुंची और ब्लड बैंक की पूरी प्रक्रिया, रिकॉर्ड और सुविधाओं की गहनता से जांच की। समिति को 7 दिनों के भीतर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है। नियमों के अनुसार किसी भी ब्लड बैंक को संचालन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति और ड्रग्स कंट्रोलर से अनुमोदन लेना अनिवार्य है, लेकिन चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस 2008 के बाद से नवीनीकृत ही नहीं हुआ है। बावजूद इसके यहाँ नियमित रूप से रक्त संग्रहण और वितरण का कार्य चलता रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। मधु कोड़ा ने मांग की है कि पूरे राज्य के सभी ब्लड बैंकों की विस्तृत जांच हो और दोषियों के खिलाफ न्यायिक जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को इस लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। विनय चौबे के साले की कंपनी की पूंजी बिना काम किए ही बढ़ती रही। आईएएस विनय चौबे के साले की कंपनी ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की पूंजी बिना काम किए ही बढ़ती रही।
इस कंपनी में विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता और साला क्षितिज त्रिवेदी निदेशक हैं। कंपनी ने 80 लाख रुपए के 4 फ्लैट खरीदे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इन आवासीय भवनों को ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य व्यावसायिक केंद्र दिखाया गया है। हालांकि निगरानी जांच के दौरान कंपनी को शिक्षा के बदले ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हुए पाया गया। एसीबी द्वारा जारी जांच के दौरान पाया गया कि इस कंपनी का गठन 2009 में किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के दस्तावेज में कंपनी का मुख्यालय कोलकाता दर्ज है। क्षितिज त्रिवेदी और स्वप्ना संचिता कंपनी के निदेशक हैं। जांच में पाया गया कि कंपनी ने 80 लाख रुपए की लागत से 4 फ्लैट खरीदा है। हालांकि कंपनी के 2015-16 के बैलेंस शीट में इस संपत्ति का उल्लेख नहीं किया है। बैलेंस शीट में कंपनी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का उल्लेख न करना जानबूझकर इसे छिपाना है। इन संपत्तियों की खरीद के लिए कंपनी ने बैंक या किसी दूसरे वित्तीय संस्थान से कर्ज नहीं लिया है। फ्लैटों की खरीद के लिए धन के स्रोत का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया गया है। धन का स्रोत अस्पष्ट होने की वजह से जांच एजेंसी फ्लैट की खरीद में काले धन के इस्तेमाल के रूप में देख रही है। कंपनी के निदेशकों ने व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में इन्हीं फ्लैटों को मुख्य व्यावसायिक केंद्र बताया है। जांच के दौरान एसीबी को कंपनी के इस मुख्य कार्यालय में कोई कर्मचारी नहीं मिला। साथ ही कंपनी को शिक्षा से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं पाया। कंपनी के बैलेंस शीट की जांच के दौरान ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाने के सबूत मिले हैं। बैलेंस शीट की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018 के बाद से कंपनी की आमदनी नगण्य पाई गई। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।